Good morning students. Good to be back with you all after a very long time. आज हम लोग जो है हमारे लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी एग्ज़ाम्स के पहले, उसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक था उसको स्टार्ट किया था. उसमें से भी हम लोगों ने दो टॉपिक्स को कवर किया था. एक बडिंग था और एक फिशन का जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने कवर किया था. वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और जो दूसरे मेथड्स हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो हैं मैंने लिखे हुए हैं. फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड इज रीजनरेशन, थर्ड वन इज बडिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, बिकॉज जो प्रीवियसली मैंने आपको लास्ट क्लास में बडिंग बताया था वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था और ये वाली जो बडिंग है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होती है. तो दोनों का जो मेथड है दैट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन. ओके. एंड लास्ट वन इज वेजिटेटिव propagation. ठीक है. So we will be discussing about all these different types one by one. Okay. First we will deal with fragmentation. फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो जनरली डिफरेंट टाइप के एल्गी में, फंजाई में और ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर होता है, या जो मराइन वॉर्म्स होते हैं कुछ. ठीक है. उनके अंदर जनरली फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए हमको मिलता है. अगर फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस हमको देखना हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा इसका एक एल्गी जिसका नाम है स्पाइरोगाइरा. ठीक है. स्पाइरोगाइरा के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको देख सकते हैं. ठीक है. फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली, इसमें अगर हम लोग वर्ड्स को अगर सेपरेट करें तो पहला वर्ड जो हमको दिखता है वो है फ्रैगमेंट. ठीक है. और बाकी इस पार्ट को आप लोग अलग रखो. ठीक है. फ्रैगमेंट का मीनिंग क्या होता है? टुकड़े, पीसेस. ठीक है. तो फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम लोग स्पाइरोगाइरा का ही एग्जांपल लें तो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में जनरली क्या होता है, स्पाइरोगाइरा की जो बॉडी होती है वो होती है फिलामेंटस. मतलब कि उसका बॉडी जो है वो देखने में पतले धागे के जैसा होता है, बहुत बारीक होता है, बहुत थिन होता है और बहुत उसकी बॉडी जो है फ्लैट होती है जनरली. ठीक है. तो फिलामेंट के जैसे यानी कि धागे के जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है. तो जो फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे डिफरेंट टाइप के एल्गी हैं, एल्गी में ही एक और एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं तो एल्गी में हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ग्रीन एल्गी का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. ठीक है. या फिर एक और एल्गी होती है जिसका नाम होता है यूलोथ्रिक्स. ठीक है. तो यूलोथ्रिक्स जो है उसके अंदर भी हम लोग फ्रैगमेंटेशन का प्रोसेस देख सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी फिलामेंटस बॉडी जनरली होती है, ठीक है, या एक मैट के जैसे बॉडी भी हो सकती है, मतलब उनकी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लैट होती है और हॉरिजॉन्टली जो है स्प्रेड होती है. अगर ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके अंदर भी फ्रैगमेंटेशन हो सकता है. सो हालांकि हम लोग स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल ले रहे हैं. तो स्पाइरोगाइरा की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से उसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो ये जो स्पाइरोगाइरा की बॉडी होती है अगर किसी भी रीज़न से पीसेस में डिवाइड हो जाए, ठीक है, मतलब किसी तरीके का मैकेनिकल फोर्स हो सकता है उसके वजह से हो सकता है, या अगर बहुत ज़ोर से वाटर का करंट आ रहा है उसके वजह से हो सकता है, या फिर कई बार क्या होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनके अगल बगल से गुजरते हैं तो उससे भी थोड़ा सा जर्क लग के टूट जाते हैं, या अगर एक्वेटिक एनिमल्स ये एल्गी के ऊपर फीड करने के लिए आते हैं तो फीड करने के टाइम पे भी कई बार छोटे छोटे पीसेस में जो है एल्गी टूट सकता है, डिवाइड हो सकता है. ठीक है. तो ओवरऑल किसी भी रीज़न से अगर स्पाइरोगाइरा की बॉडी जो है वो टूटती है, ठीक है, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, तो फिर ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये फ्रैगमेंट्स क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कैपेसिटी होती है किसी भी नई जगह पे जा कर के जर्मिनेट करने की. तो ये फ्रैगमेंट नंबर 1 हो गया, ये फ्रैगमेंट नंबर 2 हो गया. ठीक है. तो फ्रैगमेंट्स जो हैं उनके अंदर कैपेसिटी होगी कि वो किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी बेस से दोबारा जा कर के अटैच कर सकते हैं और अटैच करके वहाँ से एक नया प्लांट जो है उसको ग्रो कर सकते हैं.
ठीक है। तो फ्रैगमेंट्स के हेल्प से जब नए प्लांट का फॉर्मेशन, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, देन दैट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज fragmentation. Okay, best example we can take is of the algae, which is the Spirogyra. ठीक है, तो this was the first method. Second method that we are having is the रीजनरेशन। ठीक है, तो रीजनरेशन जो है उसको ट्रू सेंस में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, बिकॉज रीजनरेशन जो है नाम ही सजेस्ट करता है रीजनरेट करना। ठीक है, तो रीजनरेशन के प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया है, टूट के अलग हो गया है किसी रीज़न से। ठीक है, तो वो लोग जो है उस पार्ट ऑफ बॉडी को जो कि उनका ख़राब हो गया है या उनके बॉडी से अलग हो गया है, तो वो जो पार्ट ऑफ बॉडी है उसको रीग्रो कर सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, रीजेनरेशन कह रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लोग स्टार फिश का लेते हैं। स्टार फिश जो है उसके 5 आर्म्स होते हैं, तो 5 आर्म्स में से अगर कोई सा भी एक आर्म एक्सीडेंटली कट जाए या किसी रीज़न से ख़राब हो जाए, शेड हो जाए, जो कुछ भी हो, ठीक है, तो अगर एक आर्म जो है स्टार फिश का वो रिमूव हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो स्टार फिश के बॉडी में पर्टिकुलर सेल्स होते हैं विच कैन डिवाइड एंड विच कैन रीजनरेट दैट पर्टिकुलर बॉडी पार्ट विच हैज़ बीन लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है ये एक्चुअली लॉस्ट बॉडी पार्ट जो होता है उसको कंपनसेट करता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो ट्रू सेंस में हम लोग इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते, तो सिर्फ लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है उसका रीफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने स्टार फिश का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, या एक और एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिख सकते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म होता है एक्वेटिक विच इज़ नोन एज प्लैनेरिया। ठीक है, तो इसके अंदर भी रीजनरेशन का प्रोसेस जो है वो हमको देखने के लिए मिलता है। तो एक्चुअली रीजनरेशन होता कैसे है, किस वजह से होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, स्टारफिश की बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं कि जिनके अंदर कैपेसिटी होती है नए ऑर्गन को फॉर्म करने की, नए ऑर्गन फॉर्मेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, सो दीज सेल्स आर नोन एज द स्टेम सेल्स। ओके, दीज सेल्स आर नोन एज द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स के बारे में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में या नेट पे, गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको स्टेम सेल्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और स्टेम सेल्स के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो हमारे बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी भी टाइप के सेल में और किसी भी टाइप के ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं और डिफरेंशिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स की ये जो कैपेसिटी है दैट दे कैन फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल एंड एनी टाइप ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस कैपेसिटी ऑफ द स्टेम सेल्स इज नोन एज प्लूरीपोटेंसी। ओके, दिस कैपेसिटी इज नोन एज प्लूरीपोटेंसी। प्लूरी मतलब मैनी एंड पोटेंसी मीन्स पोटेंशियल या कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर कोई सेल ऐसा है कि जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में डिवाइड होने का पोटेंशियल है, डिवाइड होने की कैपेसिटी है, देन दैट सेल इज नोन एज प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, तो ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे कंपनसेट फॉर द लॉस्ट बॉडी पार्ट। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे मैंने प्लैनेरिया का एग्जांपल लिखा है, प्लैनेरिया के बारे में ही अगर हम लोग देखें तो प्लैनेरिया की बॉडी जो है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, 2 eyes आर ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी एंड दिस इज द टेल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 पीसेज में मान लेते हैं कि प्लैनेरिया की जो बॉडी है उसको कट कर देते हैं या किसी रीज़न से प्लैनेरिया की बॉडी कट हो जाती है, मान के चलो कि किसी समय टेल वाला जो पार्ट है दिस हैज़ बीन लॉस्ट, तो जो स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स जो प्लैनेरिया के बॉडी में होंगे दे विल रीग्रो और दे विल रीजनरेट द टेल ओनली। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम लोग कि ये जो हेड वाला पार्ट है,
ठीक है। इफ द हेड पार्ट हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, तब क्या होगा, तब जो है इसके अंदर के प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या करेंगे, सिर्फ हेड वाले पार्ट को रीजनरेट कर पाएंगे, हेड वाले पार्ट को ही रीजनरेट करेंगे। और अब इन केस अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो बीच का बॉडी वाला पार्ट है ये अलग हो जाता है, तब क्या होगा, हेड वाला पार्ट जो है वो बॉडी और टेल को रीजनरेट करेगा, और टेल वाला जो पार्ट है वो सेपरेटली बॉडी और हेड को रीजनरेट करेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर बॉडी वाला पार्ट लॉस्ट होता है, बॉडी वाला पार्ट अगर लॉस्ट होता है तो दो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि हेड वाला पार्ट जो है अलग से बॉडी और टेल डेवलप करेगा, तो ये ऑर्गेनिज्म नंबर 1 हुआ, और जो टेल वाला पार्ट है वो अलग से बॉडी और हेड को रीजनरेट करेगा, तो ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि लॉस्ट बॉडी पार्ट का ही रिफॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज ट्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, so I hope that you have understand regeneration also. Next we come to the next one, that is the budding in multicellular organisms. ठीक है, तो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होती है और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होता है वो ज़्यादा सिंपल प्रोसेस होता है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे स्टेम सेल्स का जो क्या कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। ठीक है, तो सिंपल सेल डिवीजन के हेल्प से जो होता है वहाँ पे बडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ईस्ट में हम लोगों ने देखा। ठीक है, लेकिन बडिंग अगर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे स्टेम सेल्स जो है सीन में आते हैं। ठीक है, अब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बडिंग हो रहा है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगी। बडिंग जो है ये हाइड्रा में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रा क्या है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जनरली अंडर वाटर ही रहता है। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर हम लोग देख सकते हैं इस फिनोमिना को। हाइड्रा की बॉडी जो है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, सबस्ट्रेट रहता है, सबस्ट्रेट के ऊपर बॉडी इस तरीके से अटैच्ड रहती है, एक माउथ रहता है, और माउथ के चारों तरफ जो है इस तरीके के टेंटिकल्स जो हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। तो ये मत सोचना कि प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम। ओके, दिस बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इस तरीके के टेंटिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बडिंग जो है हाइड्रा में कहाँ से होता है, हाइड्रा में जो बडिंग होता है वो जनरली प्लांट का जो लोअर हाफ है, जनरली बेस के पास से प्लांट के होता है बडिंग। ठीक है, तो अब बडिंग के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट का जो लोअर हाफ है, बेस के पास का जो पार्ट है, यहाँ पर छोटा सा ऐसे एक आउटग्रोथ पहले डेवलप होता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बड। दिस आउटग्रोथ विल बी नोन एज द बड। ठीक है, अब ये जो है ये सिंपल स्टेम सेल्स के सेल डिवीजन की वजह से बनता है। ठीक है, अब ये जो बड है धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बड है ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से धीरे 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 न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन ले करके ये अपने साइज को इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म अब बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा, लाइक दिस, स्लोली स्लोली इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इट्स साइज। ठीक है, तो जब थोड़े समय के बाद उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, साइज इंक्रीज होने के बाद में इस तरीके से माउथ बन जाएगा, इस तरीके से टेंटिकल्स जो हैं टेंटिकल्स बन जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, तो जब माउथ और टेंटिकल्स बन जाएंगे, माउथ और टेंटिकल्स बन जाने के बाद में ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, दिस वाज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज द डॉटर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है जब बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और वो खुद से अपना न्यूट्रिशन लेने लगेगा, तब क्या होगा कि यहाँ पर जहाँ पर से वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से जुड़ा है, इस जगह पर से धीरे 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 क्या है वो डिटैच हो जाएगा, डिटैच होकर के पेरेंट ऑर्गेनिज्म से इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है
ये पानी में बहते बहते किसी दूसरी जगह जाएगा, किसी बेस के साथ खुद को अटैच करेगा, अटैच करके वहाँ से एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे ये ग्रो और डेवलप करने लगेगा। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग with the help of hydra. We have seen that. Okay, now next coming to the next type of asexual reproduction, that is the spore formation or the sporulation. ठीक है, तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन का जो प्रोसेस होता है ये एल्गी में भी देखने के लिए मिलेगा, आपको बैक्टीरिया में भी देखने के लिए मिलेगा। यू कैन सी दिस प्रोसेस इन द फंजाई ऑल्सो। ठीक है, तो फंजाई में या एल्गी में या बैक्टीरिया में, ठीक है, ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले आता है कि स्पोर होता क्या है। ठीक है, स्पोर जो होता है इट इज़ वेरी माइन्यूट यूनिसेल्यूलर एंड सर्कुलर टाइप ऑफ सेल। ओके, सर्कुलर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, या इसको हम लोग एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर होता है, माइन्यूट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जो कि अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जनरली ब्राउन या ब्लैक में ज़्यादातर इनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अब स्पोर्स जो होते हैं जैसे मैंने बोला बैक्टीरिया में, प्रोटिस्ट्स में होता है, एल्गी में होता है, उसके बाद फंगस में भी होता है। ठीक है, कई बार ये जो स्पोर्स हैं ये मोटाइल हो सकते हैं, मतलब ये खुद से मूव कर सकते हैं, जैसे कि एल्गी में स्पोर्स बनते हैं जिनको जू स्पोर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो एल्गी के अंदर ये जो जू स्पोर्स बनते हैं ये इनके अंदर अपना सेपरेट फ्लैजिला होता है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी खुद से मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में हम लोग बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई के जो स्पोर्स है ये नॉन मोटाइल होते हैं, अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने के लिए या तो वाटर की हेल्प लेनी पड़ती है, वाटर के मीन से स्प्रेड होते हैं, या अगर स्पोर्स हल्के हों तो एयर के मीन से भी स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं जनरली ये हैप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं, मतलब कि क्रोमोसोम का नंबर इनका जनरली हाफ होता है। ठीक है, अब स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैं अगर आप लोगों को स्पोर फॉर्मेशन में एग्जांपल समझाऊं, मैं फंगस के हेल्प से आपको एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग फंगस का एग्जांपल लेते हैं तो एक फंगस आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, अगर ब्रेड बहुत दिन से घर पे रखा है या 2-3 दिन से ला करके हमने बाहर ही छोड़ दिया है तो उसके ऊपर क्या है, वाइट कलर का या कई बार ग्रीनिश कलर का फंगस जो है ग्रो करने लगता है। ओके, दैट फंगस इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड। ओके, दिस इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड, या फिर प्रॉपर इसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस। इस फंगस का प्रॉपर नाम जो है बायो की लैंग्वेज में दैट इज द राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस जो है वो किस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक सिंगल थ्रेड होता है फंगस का। ठीक है, फंगस जो है वो भी फिलामेंटस होते हैं, जनरली थ्रेड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक सिंगल थ्रेड अगर है फंगस का तो दिस सिंगल थ्रेड विल बी नोन एज हाइफा। ठीक है, अगर प्लूरल में हम लोग इसको लेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज हाइफी। ठीक है, सिंगुलर में हाइफा और प्लूरल में हाइफी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग हाइफा बोल करके चलते हैं। अभी एक सिंगल फंगस का जो हाइफा होता है, ठीक है, वो जनरली क्या है कि किसी सपोर्ट के ऊपर या सॉइल के अंदर या सड़ती हुई लकड़ियों के अंदर जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जब ये हाइफा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, मैच्योर कर जाता है, तो इस हाइफा में से, ठीक है, एक इस तरीके से स्टिक के जैसा स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ एयर में निकलता है, मतलब कि अपने सपोर्ट से बाहर निकलेगा। अगर लकड़ी है या ब्रेड वगैरह है तो ब्रेड का जो अपर सरफेस है उससे बाहर निकलता है ये स्टिक, और इस स्टिक के एंड पे इस तरीके से एक बॉल के जैसा स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नाउ दिस होल स्ट्रक्चर, द बॉल एंड द स्टिक, ओके, दिस होल स्ट्रक्चर is known as the sporangiophore. Okay, this whole structure is known as the sporangiophore. ठीक है, मतलब स्पोरेंजिया को बियर करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियोफोर। ठीक है,
एंड दिस हेड पार्ट, ठीक है, ये जो बॉल वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज द स्पोरेंजिया। ओके, दिस पार्ट इज नोन एज स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया के अंदर ही हैप्लॉइड स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, सेल डिवीजन होता है। कौन सा सेल डिवीजन, मियोसिस का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और मियोसिस सेल डिवीजन होने की वजह से जो स्पोर्स का क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस होकर के जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो स्पोर्स जो होते हैं क्योंकि सेल्स ही होते हैं तो कई बार उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है एंड दिस प्रोटेक्टिव लेयरिंग इज नोन एज द सिस्ट, ठीक है। दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज नोन एज द सिस्ट। और सिस्ट जो है वो एकदम एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करके रखता है स्पोर को कोई नुकसान होने ही नहीं देता। और सिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, केमिकल से और वेदर कंडीशन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। तो जब ये स्पोरेंजिया, इसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, उनके चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो क्या होता है कि ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट होकर के ओपन होता है, ठीक है। बर्स्ट होकर के ओपन होने से क्या होगा कि जितने भी स्पोर्स हैं वो हवा में बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं और हवा जो है वो सारे स्पोर्स को कैरी करके डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाती है। अब ये जो स्पोर्स हैं कहीं ज़मीन पे बैठेंगे, खाने की चीज़ पे बैठेंगे या कपड़ों पे बैठेंगे, किसी भी जगह पे बैठ सकते हैं। अब कुछ समय बाद जब स्पोर्स को मॉइस्चर मिलने लगेगा, नमी मिलने लगेगी, तो मॉइस्चर मिलने पे, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये जो स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेट करके फिर एक नया फंगल हाइफा बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फिर एक नया फंगल हाइफा बना लेते हैं। ओके, सो दिस वाज द मेथड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब लास्ट में हम लोग किस पे आते हैं, लास्ट हम लोग आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के बाकी जितने पार्ट्स है, जैसे लीफ है, स्टेम है, रूट है, ठीक है, इन सभी को यूज़ करके अगर हम लोग नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रिमेंबर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए फ्लावर को छोड़ करके हम लोग प्लांट के बाकी पार्ट्स को ले सकते हैं। We can take the leaves, we can take the stem, we can take the root etc, ठीक है, या मॉडिफाइड रूट्स जो होते हैं उनको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसमें हम लोग बहुत सारे जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अगर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, रूट्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो, मीठा आलू, शकरकंद जो होती है वो एक मॉडिफाइड रूट होता है। तो अगर शकरकंद को आप लोग ज़मीन में लगा दोगे, गाड़ दोगे, ठीक है, तो उसके बाद कुछ समय बाद क्या होने लगेगा, उसमें से नए प्लांट की ग्रोथ जो है होने लगेगी, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके का मॉडिफाइड रूट है जिसको कि हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। या फिर अगर हम लोग और एग्जांपल है, जैसे डहलिया का जो फूल होता है, ठीक है, या जो लिली के जो फूल होते हैं, तो डहलिया और लिली का नया प्लांट का फॉर्मेशन या नए प्लांट को ग्रो करना है तो कैसे करते हैं। डहलिया के जो रूट्स होते हैं वो मॉडिफाइड रूट्स होते हैं, उनके फ्लैशी होते हैं, बहुत ज़्यादा फूले हुए होते हैं। तो अगर डहलिया के पुराने रूट्स जो हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग सॉइल में लगा दें तो उसमें से नए प्लांट्स का ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रूट के हेल्प से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो अदरक, हल्दी, ठीक है, आलू, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे मॉडिफाइड स्टेम्स हैं। या प्याज भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। तो अगर प्याज है, अदरक है, लहसुन है, हल्दी है, आलू है, इन सब को अगर आप लोग मिट्टी में लगा दोगे तो उसमें से फिर नए प्लांट की ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगी। तो स्टेम्स के थ्रू भी हम लोग जो है ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जो एरियल स्टेम्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल स्टेम्स होते हैं, अगर मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं, पुदीना,
ठीक है। पुदीना को अगर हम लोगों को घर में लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पुदीना बाहर मार्केट से लेके आते हैं, उसमें जो पुदीना का स्टेम होता है, नीचे की पत्तियां जो है हम लोग उसको हटा लेते हैं। हटा करके फिर वो जो स्टेम होता है उसको हम लोग मिट्टी में लगा के या पानी में डाल के रखते हैं। स्लोली स्लोली आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से नए रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और फिर नया प्लांट जो है वहाँ से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो एरियल स्टेम्स को भी यूज़ करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं नया प्लांट, ठीक है। अगर लीव्स का एग्जांपल दूं तो एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफिलम, ठीक है। ब्रायोफिलम जो है उसको कई बार हिंदी में कई लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोला जाता है ब्रायोफिलम को। तो ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है, उसका जो लीफ होता है वो इस तरीके से उसका शेप होता है, थोड़ा सा वेवी जैसा, ठीक है। और थोड़ा फ्लैशी होता है, मतलब थोड़ा गद्देदार होता है ब्रायोफिलम का पत्ता, ठीक है। तो ब्रायोफिलम का जो पत्ता है उसमें एकदम एज के पास में, एकदम साइड्स में क्या होता है, इस तरीके से छोटे छोटे मतलब आउटग्रोथ्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। और उन आउटग्रोथ्स में छोटे छोटे रूट्स का डेवलपमेंट भी होने लगता है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं, ठीक है, अगर इसको आप लोग उस पोर्शन को काट करके उस आउटग्रोथ को ज़मीन पे अगर आप लोग मिट्टी में लगा दोगे, ठीक है, तो वो आउटग्रोथ जो है वो धीरे धीरे ग्रो करके एक नए ट्री में कन्वर्ट, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। तो लीव्स के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक और स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं बल्बिल, ठीक है। तो बल्बिल्स जो होते हैं ये भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई एक प्लांट का नाम लूँगी मैं, उसको प्रॉपर बायो के लैंग्वेज में थूजा बोलते हैं, या हिंदी में आप लोग जिसको चालू भाषा में विद्यापत्ति बोलते हो, ठीक है। विद्यापत्ति का जो प्लांट है या थूजा का जो प्लांट है वो जनरली काफ़ी घरों में पाया जाता है, लोग रखते हैं उसको, ठीक है। तो जो थूजा का प्लांट होता है यानी कि विद्यापत्ति का प्लांट, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसका जो स्टेम होता है उसमें आप लोग ऑब्जर्व करना, ऐसे राउंड छोटे छोटे आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज द बल्बिल्स, ठीक है। तो थूजा का वो जो छोटा बल्बिल होगा, अगर उसको आप लोग ले करके मिट्टी में नए गमले में लगा दोगे तो उसमें से नए प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बल्बिल्स के हेल्प से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है विच इज़ नोन एज लेयरिंग, ठीक है। वी कैन टेक हेल्प ऑफ लेयरिंग, वी कैन टेक हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग, ठीक है, और वी कैन टेक हेल्प ऑफ गूटी फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये तीनों होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं लेयरिंग के ऊपर। लेयरिंग जो है वो जनरली मोगरे के प्लांट में हम लोग करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, मोगरे का जो स्टेम होता है वो बहुत क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट होता है और इजीली हम लोग जो है उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो लेयरिंग के लिए क्या करते हैं, स्टेम का बीच का पोर्शन लिया जाता है, स्टेम के बीच के पोर्शन में से जितनी भी पत्तियां होती हैं उसको काट के हटा लेते हैं, ठीक है। फिर उसको काट के हटाने के बाद उसी स्टेम के पोर्शन को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं और मिट्टी ऊपर से डाल करके वो जो पार्ट होता है स्टेम का उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है प्रॉपरली। कुछ समय के बाद क्या होगा, जहाँ पर से स्टेम को मिट्टी में दबाया गया है वहाँ पर से नए रूट्स का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब नए रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाए तो वो जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कट कर सकते हैं। कट करके अगर उसी पार्ट को फिर हम लोग किसी दूसरे गमले में या सॉइल में दूसरी जगह अगर हम लोग लगाएं तो वहाँ से नए प्लांट का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस था लेयरिंग का। दूसरा प्रोसेस है ग्राफ्टिंग का, ठीक है। ग्राफ्टिंग जो है हॉर्टिकल्चर में, मतलब गार्डनिंग का जो प्रोसेस होता है, गार्डनिंग का जो साइंस होता है, उसमें ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग दो प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं
नए प्लांट को ग्रो करने के लिए, और जो नया प्लांट ग्रो होगा उसके अंदर पुराने जो पेरेंट प्लांट्स होंगे दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो जनरली डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें किया जाता है, या डिफरेंट फ्रूट्स में भी किया जाता है, जैसे गुआवा में कर सकते हैं ग्राफ्टिंग को, या मैंगो में बहुत ज़्यादा ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है उसको एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। ठीक है, इसके लिए हमको दो प्लांट्स चाहिए रहते हैं। एक प्लांट से सिर्फ हमको स्टेम चाहिए रहता है और दूसरे प्लांट से हमको रूट चाहिए रहता है। ठीक है, तो जिस प्लांट से हम लोग स्टेम ले रहे हैं, ठीक है, इस प्लांट को या इस पार्ट ऑफ प्लांट को हम लोग बोलेंगे सियोन। ठीक है, जिस पार्ट से हम लोगों ने स्टेम लिया है दैट पार्ट विल बी नोन एज सियोन। ठीक है, और जिस पार्ट से हमने रूट्स लिए हैं दिस पार्ट विल बी नोन एज द स्टॉक। ठीक है, जहाँ से रूट लिया है, जिस प्लांट का रूट लिया है दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टॉक, और जिस प्लांट का हम लोगों ने सियोन लिया है दैट विल बी कॉल्ड, स्टेम लिया है दैट विल बी कॉल्ड एज द सियोन। ठीक है, अब इनके अंदर कटिंग बनाया जाता है, कटिंग की जाती है इनके अंदर, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब ये है कि कटिंग इस तरीके से की जाती है कि स्टॉक और सियोन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ सके, फिट हो सके, लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का कटिंग बनाया तो सियोन क्या है वो स्टॉक के साथ आकर के बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक है, अब जब स्टॉक और सियोन को, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के साथ फिट कर दिया जाता है, फिट करने के बाद क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर दोनों को फिट किया गया है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कस करके जो है पॉलीथीन को रैप कर दिया जाता है, या टेप से बहुत अच्छे से रैप कर दिया जाता है। ठीक है, रैप करने के बाद क्या होता है, रैप करने के बाद सियोन और स्टॉक के बीच में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम्स प्रेजेंट रहेंगे, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डेवलप होता है, कॉन्टैक्ट डेवलप होता है, और इवेंचुअली कुछ समय के बाद दोनों के जो जाइलम और फ्लोएम है वो आपस में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्टॉक वाला जो प्लांट था उसके अंदर की जितनी क्वालिटी है और सियोन वाला जो प्लांट था उसके अंदर की जितनी क्वालिटी है वो सारी की सारी क्वालिटीज़ एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, इंटरमिंगल हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। एज अ रिज़ल्ट ये जो नया प्लांट बना इसके अंदर स्टॉक वाले प्लांट की भी क्वालिटी रहेगी और इसके अंदर सियोन वाले प्लांट की भी क्वालिटी रहेगी। फॉर एग्जांपल रोज़ का एग्जांपल देती हूँ मैं। अगर एक रोज़ प्लांट लिए जिसका कि फ्लावर रेड आता है और दूसरा रोज़ प्लांट लिए कि जिसका फ्लावर येलो आता है, तो जब दोनों के बीच में ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होगा तो एज अ रिज़ल्ट जो नए फ्लावर्स नए प्लांट से डेवलप होंगे उनमें क्या हो सकता है कि रेड फ्लावर्स के बीच में येलो कलर की शेडिंग आने लगे, या येलो फ्लावर्स के अंदर रेड कलर की शेडिंग आने लगे। या अगर हम लोग मैंगो का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो मैंगो में क्या होता है कि एक प्लांट जो है उसका फ्रूट का साइज़ बड़ा है और दूसरा प्लांट जो है उसमें स्वीटनेस ज़्यादा है, तो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस करने से एज अ रिज़ल्ट हमको क्या मिल सकता है, बड़ा फ्रूट भी मिलेगा हमको और स्वीटनेस भी ज़्यादा मिलेगी उस फ्रूट के अंदर। तो दोनों स्टॉक और सियोन की क्वालिटीज़ जो हैं वो मिक्स हो जाती हैं, इंटरमिंगल हो जाती हैं और उनसे नया जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होने लगता है। तो हॉर्टिकल्चर का जो साइंस होता है उसमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि नए इफेक्ट्स और नए क्वालिटीज़ वाले जो प्लांट हैं उनको हम लोग बहुत क्विकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और रिजल्ट्स के लिए हमको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रोसेस है ये मोनोकॉट प्लांट्स में नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि जैसे गेहूँ, चावल, इस टाइप के जो प्लांट्स है उसमें नहीं हो सकता। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर जो है ये वाला प्रोसेस हो पाता है। ठीक है, तो ये जो था ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस था। फाइनली मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे आती हूँ विच इज़ नोन एज द गूटी। ठीक है, गूटी जो है नाम बड़ा फ़नी है लेकिन एक्चुअली ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट प्लांट से हम लोग बहुत ईजिली जो है डॉटर प्लांट का फॉर्मेशन इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली गूटी में क्या होता है कि अगर कोई प्लांट ऐसा है
कोई प्लांट ऐसा है कि जिसका स्टेम हार्ड है और जिसके अंदर हम लोग इजीली लेयरिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तो वैसे प्लांट्स के लिए हम लोग गुटी का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। तो गुटी का जो मेथड है उसके लिए क्या करते हैं कि मान के चलिए ये एक ब्रांच है प्लांट का, तो प्लांट का जो ब्रांच होता है उसमें ऊपर का जो उसका बार्क वाला पोर्शन है, ठीक है, बार्क मतलब पेड़ के ऊपर जो छाल होती है उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो जो बार्क वाला पोर्शन होता है, बार्क वाले पोर्शन को छिल करके हटा दिया जाता है, ठीक है। हटाने के बाद में सिर्फ जो प्लांट का वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट है बस उसको रहने दिया जाता है, बाकी जो बाहर का चारों तरफ का पोर्शन होता है बार्क का उसको हटा देते हैं। तो ये बीच में क्या बचा, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल वाला पोर्शन बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे मिट्टी का एक ढेला लिया जाता है, ठीक है, मिट्टी का ढेला लिया जाता है और उस मिट्टी के ढेले को इस वाले पोर्शन में चारों तरफ अच्छे से दबा करके उसको लपेट दिया जाता है, ठीक है। तो मिट्टी को लेंगे, मिट्टी को लेने के बाद में ये वाला जो छिला हुआ पार्ट है प्लांट का उसको अच्छे से क्या कर दिया जाता है, मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। मिट्टी से कवर करने के बाद में इस पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग जहाँ से मिट्टी से हम लोगों ने कवर किया है उस पर्टिकुलर पार्ट को बहुत अच्छे से हम लोग पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, ठीक है। रैप करने के बाद क्या होता है कि 15 या 20 दिन में इस पर्टिकुलर एरिया से धीरे धीरे नए रूट्स का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है। तो जब नए रूट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, रूट्स थोड़े बड़े होते हैं, तब क्या करते हैं, ब्रांच को इस जगह से काट दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ठीक है। ब्रांच को इस जगह से कट कर देंगे और ये जो रूट वाला पार्ट है इसको लेकर के फिर मिट्टी में, सॉइल में नए जगह पर लगा दिया जाता है, जहाँ पर से ये जो ब्रांच का पार्ट था अब नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉज द मेथड ऑफ गुटी फॉर्मेशन, ठीक है। सो विद दिस लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, गुटी, रूट, स्टेम, लीफ के हेल्प से और बल्बिल्स के हेल्प से जो भी मैंने आपको बताया, ऑल दीज प्रोसेसेस दे आर इंक्लूडेड इन द वेजिटेटिव propagation. Okay, so with this particular topic we have with this particular point we have completed the topic of asexual reproduction. In our next class we will be starting with the process of sexual reproduction, ठीक है। I hope you have understood this particular topic very well. अगर कोई भी डाउट होता है तो you can ask me anytime. Don't stay in confusion. If you are having any doubt anywhere you can definitely let me know. Thank you.